अध्याय 16। द मेज एंड द नाइट्स। द मेज एंड द नाइट्स। यह क्या बला है? लुकास ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें छोटी नाव के नीचे के लाल क्रिम्सन पानी पर टिकी थी। रोया लकड़ी के किनारे पर झुकी और उस खून जैसे गहरे पानी में झांकने लगी। एक मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल ने उसे घूरा। रोया चीख पड़ी और डर के मारे पीछे हट गई। एक कंकाल, स्केलेटन। ठीक से देखो, लुकास ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा शांत थी। यह सिर्फ एक नहीं है। जैसे ही नाव किनारे के करीब पहुंची, रोया ने खुद को दोबारा देखने के लिए मजबूर किया। उस हिंसक रूप से लाल पानी की सतह के ठीक नीचे दर्जनों नहीं, सैकड़ों कंकाल पड़े हुए थे। वे कीचड़ में आपस में उलझे हुए थे और उन सभी ने भारी जंग खाई हुई धातु के कवच पहने हुए थे। इस जगह को क्या हुआ है? रोया चीख पड़ी। उसका दिल डर के मारे बैठने लगा। जैसे ही नाव का अगला हिस्सा किनारे की गुलाबी घास से टकराया, वो तेजी से बाहर कूद पड़ी, पानी से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश करते हुए। जब उसने अपनी सांसें काबू में की, तब उसने आखिरकार अपने सामने फैले उस नजरे को देखा। उस विशाल महल के सामने फैला हुआ बगीचा वैसा नहीं था जैसा उसने कभी पहले देखा था। हरे भरे पेड़ों और झाड़ियों की ऊंची ऊंची दीवारें, जो एक आम आदमी की ऊंचाई से दोगुनी थीं, अंतहीन रूप से फैली हुई थी। वे घने, नुकीले कांटों वाली बेलों से ढकी थीं और उन पर सांस रोक देने वाले चमकीले लाल रंग के फ्लोहे सांस रोक देने वाले चमकीले खिले थे, जिनसे एक नशीली और मीठी महक आ रही थी। छोटी पहाड़ी के तल पर खड़े होने के कारण झाड़ियों की उन विशाल दीवारों ने उसके देखने के रास्ते को पूरी तरह रोक दिया था। वो दूर सिर्फ महल की सबसे ऊंची चुब्बियों, स्पायर्स, को ही देख पा रही थी। लुकास आखिरकार नाव से उतरा, पूरी तरह शांत। अच्छा, लगता है यहाँ कई रास्ते हैं। उसने विशाल दीवार में बने कई रास्तों की तरफ इशारा किया। चलो इस बीच वाले रास्ते से चलते हैं। ठीक है, रोया ने घबराते हुए कहा, और उसकी चौड़ी पीठ के पीछे चिपकी हुई उस हरी भरी गलियारे में कदम रख दिया। वे उन ऊंची दीवारों के बीच खामोशी से चलते रहे। हवा भारी और मीठी थी, और कांटेदार बेलें इतनी नुकीली लग रही थी कि कवच को भी चीर सकती थी। कुछ घुमावदार मोड़ों को पार करने के बाद वह तंग रास्ता अचानक एक चौड़ी, पूरी तरह गोल खुली जगह, क्लीयरिंग में बदल गया। उस खुली जगह के ठीक बीचों बीच संगमरमर का एक सफ़ेद फव्वारा रखा हुआ था। उसके चारों तरफ करीने से सजे हुए पत्थर के बेंच और लकड़ी के झूले रखे थे। ये सब बहुत अजीब लग रहा था, किसी डरावने सपने के बीच छिपे हुए किसी शांत और सुकून भरे मंदिर जैसा। लगता है आराम करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, लुकास ने आलस से अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। इस जगह में कुछ भी आरामदेह नहीं है, रोया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उस शांत जगह पर लगातार घूम रही थी। अचानक झाड़ियों के किसी दूसरे रास्ते से धातु के टकराने की हल्की सी आवाज गूंजी। लुकास का आलस पल भर में गायब हो गया। झुक जाओ, उसने सख्त लहजे में आदेश दिया। वे दोनों तुरंत एक मोटे पत्थर के बेंच के पीछे कूद गए और अपने सिर नीचे कर लिए। लगता है यहाँ और भी लोग हैं, लुकास ने पत्थर के किनारे से झांकते हुए बड़बड़ाया। भारी थके हुए कदम और कवच की खड़खड़ाहट उस खुली जगह में गूंजने लगी। रोया ने अपनी सांस रोकी और बेंच के ऊपर से झांका। 5 आदमी उस खुली जगह में लड़खड़ाते हुए दाखिल हुए। वे सभी चमकते हुए चांदी के कवच पहने हुए थे। उनके चेहरे पीले और थके हुए थे। आगे चल रहा आदमी, साफ तौर पर उनका लीडर, अपनी छाती के कवच पर एक खास चमकीला बैज पहने हुए था, एक दहाड़ता हुआ नाल ड्रैगन। वे फव्वारे के पास रुके और पूरी तरह से हारे हुए लग रहे थे। फिर से नहीं, उनमें से एक युवा नाइट्स चीखा और उसने अपना हेलमेट घास पर पटक दिया। ये कौन सी बार है? चुप रहो सैम,
उसके बगल वाले नाइट्स ने उसे डांटा। चुप रहने का क्या मतलब है? सैम ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी भूरे बाल पसीने से भीगे हुए थे। ये पहले से ही 2 दिन हो चुके हैं या उससे ज्यादा हो गए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त क्या समय है। सूरज हमेशा बिल्कुल एक ही जगह पर रहता है और हमारी जेब की घड़ियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। तुम दोनों चुप रहो। एक भारी और रोबदार आवाज गूंजी। लाल ड्रैगन बैज वाला लीडर आगे आया। उसका चेहरा पर निशान थे और उसकी आंखें तेज और खतरनाक थी। आपस में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तलवार की मोट पर चला गया। हाँ, लगता है हमारे पास मेहमान आए हैं। सैम सुन पड़ गया। मेहमान? तुम्हारा मतलब है यहां और भी लोग हैं? सुनो, बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं कि तुम उस बेंच के पीछे छिपे हो, कप्तान ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज उस खुली जगह में गूंज उठी। हम एल्बर्ट के नाइट्स हैं और मैं कैप्टन जिगन हूं। अगर तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। लुकास ने एक भारी चिढ़ भरी आह भरी। चलो देखते हैं कि इन बेवकूफों के पास क्या कहने को है। वह आराम से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी। रोया ने हिम्मत करके थूक गटका और अपने कांपते पैरों को संभालते हुए उसकी नकल की। हथियारों से लैस वे 5 नाइट्स तुरंत तनाव में आ गए और उस नीले बालों वाले तलवारबाज तथा युवा लड़की को घूरने लगे। इससे पहले कि कैप्टन जिगन कुछ बोल पाता, सैम डराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। अरे, तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम सैम है, जल्दी जवाब दो वरना। स्मैक! कैप्टन जिगन ने बड़ी बेरहमी से सैम के सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो युवा नाइट्स लगभग जमीन पर गिरते गिरते बचा। तुम्हें कितनी बार सिखाऊं कि जब तुम्हारा कप्तान बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। सैम तुरंत गिड़गिड़ाया, अपने सिर को पकड़ते हुए तेजी से झुकने लगा। रोया यह सब तमाशा देख रही थी। उसका डॉक्टर वाला चीजों को कैलकुलेट करने वाला दिमाग तुरंत हरकत में आ गया। ठीक है, वे तनाव में है, थके हुए हैं और फंसे हुए हैं। अगर मैं एक मासूम डरी हुई गांव की लड़की का नाटक करूं तो मैं इस स्थिति को संभाल सकती हूं। मुझे बस मुस्कुराना है, विनम्र रहना है, और ये तुम्हारा काम नहीं है। लुकास बीच में बोल पड़ा। उसकी आवाज से बोरियत टपक रही थी। वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रोया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर उस लाल आसमान में कहीं उड़ गई हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ नजर आने लगे। क्यों? आखिर मैं इस आदमी के साथ क्यों आई? उसने मन ही मन चीखते हुए सोचा। कैप्टन जिगन की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। तुमने क्या कहा, बच्ची? क्या तुम बहरे भी हो? लुकास ने आराम से जवाब देते हुए अपने हाथ बांध लिए। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है। हमें तुम्हें एक भी बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। रोया की आंख गुस्से से फड़क उठी। बातचीत करने के सारे रास्ते आधिकारिक तौर पर बंद हो चुके थे। चलो देखते हैं कि तुम अपनी इस तेज जुबान को कितनी देर तक चला पाते हो, जिगन ने गुस्से में घूरते हुए कहा, और उसकी तलवार म्यान से निकलते समय जोर से खनक उठी। धीरे धीरे, बड़ी ही नजाकत से उसका हाथ उसकी अपनी तलवार की रत्नों जड़ी मूंछ पर चला गया। उस खुली जगह की हवा में तुरंत कातिलाना इरादों का भारीपन छा गया। रुको, रुको, कप्तान प्लीज, सब लोग शांत हो जाओ। सैम चिल्लाया और अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर तेजी से उनके बीच में कूद पड़ा। हम यहां से निकलने के बाद जितनी चाहें उतनी लड़ाई कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस तरह की जगह पर किसी का भी घायल होना सही है। कम एक। लुकास रुका
और उसने एक हल्की सी आवाज के साथ अपनी तलवार वापस म्यान में गिरा दी। खैर, लगता है तुम मूर्खों में से कम एक के पास तो थोड़ा दिमाग है। जिगन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ने लगा। उसने अपनी चौड़ी तलवार को जोर से घुमाया और उसकी धार को सैम की गर्दन से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रोक दिया। सैम सुन पड़ गया और डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, सैम, जिगन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी भारी आवाज में जहर घुला हुआ था। इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जिगन ने गुस्से से अपनी तलवार म्यान में डाली और फव्वारे के दूसरी तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए चला गया। उसके नाइट्स डरे सहमे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उस खुली जगह पर एक तनाव भरा समझौता हो गया। थके हुए नाइट्स फव्वारे के दूसरी तरफ बेंचों पर ढह गए, जबकि लुकास और रोया दूसरी तरफ नर्म घास पर बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद सैम धीरे धीरे चलकर उनके पास आया और डरते हुए पीछे मुड़कर देखने लगा कि कहीं जिगन उसे देख तो नहीं रहा है। हे दोस्तों, सैम ने अजीब सी झिझक के साथ फुसफुसाते हुए कहा, अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए, हमारे कप्तान का बुरा मत मानना। तुम जानते ही हो कि दबाव में सीनियर नाइट्स का क्या हाल होता है। वैसे तुम दोनों कहाँ से हो? इससे पहले कि लूकास अपना मुंह खोलकर सब कुछ फिर से बर्बाद कर देता, रोया आगे आई। उसके चेहरे पर एक मासूम और प्यारी सी मुस्कान सजी हुई थी। हम हीबी गांव से हैं, सर, रोया ने कहा। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो बिल्कुल असली लगे। हम जंगल में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए थे, लेकिन एक अजीब लाल खरगोश के पीछे भागते भागते हम इस भयानक जगह में फंस गए। सैम ने पलकें झपकाईं, उसके कंधे ढीले पड़ गए। ओह, हीबी गांव, किरा फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे पर। मैं उसे जानता हूं। उसने रोया को सहानुभूति से देखा, लेकिन फिर उसकी नजरें लुकास पर गईं। उसकी आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गई। लेकिन ये जेंटलमैन किसी किसानी गांव से नहीं लगते। किसी आम इंसान के पास इतनी अच्छी क्वालिटी का कवच और तलवार होना नामुमकिन है। क्या तुम दोनों एडवेंचरर्स हो? रोया ने अपनी सांस रोक ली। कुछ कुछ वैसा ही, लुकास ने अपने हाथों पर पीछे की तरफ झुकते हुए आलस से जवाब दिया। सैम को शायद उसका जवाब सही लगा और उसने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। वैसे, लुकास ने पूछा, तुम्हें इस जगह के बारे में असल में क्या पता है? सच कहूं तो कुछ खास नहीं, सैम ने स्वीकार किया और डर के साथ झाड़ियों की उन विशाल दीवारों को देखने लगा। हम जंगल में गहराई तक गश्त लगा रहे थे और एक जंगली लाल सुअर का पीछा करते हुए यहां खींच चले आए। एक बार जब हमें एहसास हुआ कि हम फंस चुके हैं, तो हमें लगा कि पहाड़ी पर बना वो महल ही इकलौती ऐसी जगह हो सकती है जहां कुछ सुराग मिल सके। लेकिन यह किसी भूल भुलैया मेज जैसी है। हमने अनगिनत बार कोशिश की है, हर अलग रास्ते को अपनाया है, लेकिन हम हमेशा घूम फिर कर इसी फव्वारे के पास वापस आ जाते हैं। रोया की भौहें सिकुड़ गईं। उसके शब्द सुनते ही उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक स्थानिक लूप, एक ऐसा जादुई जाल जिसे घुसपैठियों को महल से दूर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। चलो अभी के लिए आराम करते हैं, लुकास ने ऐलान किया और अचानक घास पर अपनी पीठ के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। हम बाद में इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। सैम ने थक कर सिर हिलाया। हाँ, अच्छा आइडिया है। वह मुड़ा और अपनी टुकड़ी के पास वापस चला गया। रोया लुकास के बगल में बैठ गई, अपनी आवाज को बेहद धीमा रखते हुए बोली, मुझे लगता है कि वो सच कह रहा है। अब हम क्या करें? अगर वे 2 दिनों से एक ही चक्कर में फंसे हुए हैं, जब तुम थकी हुई हो तो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। लुकास ने अपनी आंखें खोले बिना बड़बड़ाया, बस आराम करो। रही डर की मरोड़ के बावजूद दिन भर की शारीरिक थकान आखिरकार रोया पर हावी हो गई। वो पत्थर की बेंच से टिक गई और गहरी नींद में सो गई। हे, जागी हो,
रोया ने पलकें झपकाई और उस चमकीली एक जैसी रहने वाली दोपहर की धूप ने उसे कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया। वो कराह उठी, अपनी अकड़ी हुई बाहें फैलाई और एक लंबी जमाई ली। हाँ, लगता है। लुकास उसके बगल में बैठा था, उसका सामान पहले से ही पूरी तरह पैक था। उठो, यहाँ पूरा दिन बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। रोया ने अपनी आंखें मलकर फव्वारे के पार देखा। बेंच पूरी तरह खाली थीं। नाइट्स कहाँ चले गए? उसने पूछा और अचानक पूरी तरह जाग गई। तुम जब सो रही थीं, वे सुबह सुबह ही निकल गए। लुकास ने आसानी से जवाब देते हुए विशाल झाड़ी की दीवार में बने एक नए रास्ते की तरफ देखा। चलो। रोया ने अपने भारी बैग को कंधे पर उठाया और फव्वारे से निकलते हुए अपने दिमाग में थ्योरीज बुनने लगी। वो वापस झाड़ियों के उन तंग और फूलों से भरे रास्तों पर उसके पीछे पीछ चल पड़ी। हेलो दोस्तों, मैं राइटर रेदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने विचार, सुझाव या कोई भी सुधार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।